अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट बेस पर हो तो आपके दिमाग में तीन ही ऑप्शंस आए होंगे। रेलवे, एसएससी या बैंकिंग। इसके अलावा बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपने किसी दूसरे एग्जाम के बारे में सोचा भी होगा। हो सकता है कोई स्टेट एग्जाम का आपने सोच लिया हो, लेकिन सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या फिर जो एक अच्छी प्रायोरिटी की जॉब है वो हमारे दिमाग में इन तीनों सेक्टर में आती है, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग। लेकिन आपका एक गलत डिसीजन आपको स्टूडेंट्स से पीछे तो ले ही जाएगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में भी बहुत पीछे ले जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हम रेलवे, एसएससी और बैंकिंग को, किस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना सबसे सॉलिड है आज के टाइम पे। अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया अपने करियर को चूज करने का, तो आपकी लाइफ के 4-5 साल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज जानते हैं कि आपको किस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, किस एग्जाम में क्या स्कोप है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर दूंगा कि आपको किस गवर्नमेंट एग्जाम को चूज करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इन सभी में वैकेंसीज का क्या ट्रेंड है, यहाँ पर आपका एग्जाम का लेवल किस तरीके का होता है, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप इन सभी में अप्लाई करते हो, इनकी प्रिपरेशन करते हो तो, और सबसे इम्पोर्टेंट जॉब लगने के बाद में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। तो स्वागत है आप सभी का कर्म मार्ग पर, और मैं कृष्णा मीना आपको आज बताऊंगा कि आप रियलिटी में किस एग्जाम के लिए बने हो, आपका लेवल क्या है और किस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करना है। चलिए सबसे पहले डिकोड करते हैं रेलवे की वैकेंसीज को, क्योंकि रेलवे में पहले अभी 1-2 साल से तो कंटिन्यू वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन इससे पहले 4-5 साल का गैप रेलवे की वैकेंसीज में था। एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वैकेंसीज। प्रिपरेशन तो हर स्टूडेंट कर ही रहा है, लेकिन वैकेंसीज किस फील्ड में कितनी आ रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वैकेंसीज किसी फील्ड में ज्यादा आ रही है तो यानी वहां पर कम कंपटीशन होगा। रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे में पहले, आज से 4-5 साल पहले, 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, जब रेलवे में वैकेंसीज एक साथ आती थी तो उस टाइम पर कंपटीशन काफी कम था। लेकिन आज की रियलिटी ये है कि अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी जो कट ऑफ है आसमान छू रही है। एलपी के ले लो, टेक्नीशियन के ले लो, एनटीपीसी के ले लो, और अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है, इसकी भी आप देख लेना क्या कट ऑफ जाने वाली है। यानी कि रेलवे में वैकेंसीज तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, अभी फिलहाल में तो अच्छी आ रही हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो चुकी हैं। जहां रेलवे में एक एक बार में 1-1.5 लाख वैकेंसीज आ जाती थी रेलवे ग्रुप डी जैसी पोस्ट पर, वहां अब मात्र 32,000 एक बार में सिमट कर रह चुकी है। तो इतना डिफरेंस आपको आज के टाइम में देखने को मिल रहा है, और कंपटीशन किस लेवल का है, इस चीज का आपको अच्छे से पता होगा। यानी वैकेंसीज ठीक ठाक आती हैं रेलवे में, लेकिन अब कट ऑफ काफी हाई जा रही है। इसके एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि आपको इंग्लिश रेलवे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर चार ही आपके मेन सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके एंड करंट अफेयर्स। इनसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपका सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, मोस्टली जितने भी 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स है, जैसे एनटीपीसी का ले लो, इसके अलावा टेक्नीशियन का ले लो, ग्रुप डी का ले लो। लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे एएलपी वगैरह, तो इसमें साइको टेस्ट और अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जिससे कि यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन एग्जाम्स बहुत ज्यादा होते हैं। रेलवे में आपने देखा होगा कि एएलपी का जो एग्जाम है यहाँ पर आपको कितनी स्टेजेस से निकलना पड़ता है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा, फिर सीबीटी 2 में 2 पार्ट होते हैं, फिर उसके बाद में आपका साइको टेस्ट होगा, एंड देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो रेलवे की प्रोसेस काफी लंबी हो जाती है। अब आप ग्रुप डी का ही एग्जाम्पल ले लो। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुए अभी कितना टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है, और वैकेंसी है कब की, 2024 की। 2026 के मिड में हम बैठे हैं, लेकिन अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज उन स्टूडेंट्स को रहेगा जिनकी मैथ रीजनिंग काफी अच्छी है लेकिन इंग्लिश से उनको डर लगता है, तो वो बेझिझक रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है। रेलवे में जॉब लगने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। जॉब लगने के बाद में सभी पोस्ट की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 35 से 40 हजार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर रेलवे में आपकी आराम से बन जाती है। एक रेलवे एम्प्लॉय की लाइफ स्टाइल किस तरीके की होती है, देखिए रेलवे में जॉब लगने के बाद में सबसे बड़ी चीज तो है कि आपको सैलरी काफी अच्छी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अलाउंस वगैरह काफी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी रेलवे की तरफ से
दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में काम होता है, जैसे आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, डे में भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, यानी कि हर अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लाइफ स्टाइल आपकी होती है। जैसे एएलपी की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे में से कभी भी आपकी ड्यूटी लग जाएगी, कोई पता नहीं है। लेकिन एनटीपीसी की वैकेंसी आप ले लो, यहाँ पर शिफ्ट चलती है, तो जिस भी शिफ्ट में आपकी ड्यूटी होगी वहां आपको उस टाइम पर जाना होगा। यानी कि लाइफ स्टाइल ओवरऑल अच्छी होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। मैंने रेलवे के कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी देखे हैं जो कि रेलवे में जॉब लेने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। रेलवे में जॉब मिल जाती है, उसके बाद में आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलेगी अगर आपका एक पेशन नहीं है रेलवे के प्रति, तो क्योंकि यहाँ पर आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। इसके साथ ही आपको कई बार आना जाना भी पड़ सकता है, तो इन सभी चीजों को आपको मैनेज करना होगा। देखिए रेलवे की सभी पोस्ट अलग अलग है, तो सभी की लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। आप किसी ग्रुप टी वाले से पूछो तो वो अलग उसकी समस्या बताएगा, आप एएलपी से पूछो तो वो उसकी अलग समस्या बताएगा। यानी रेलवे में समस्याएं रहती हैं अगर आपका पेशेंट रेलवे में जॉब करने का नहीं है तो। अदरवाइज आप डेडिकेटेड हैं कि हाँ मैं रेलवे की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके यहाँ पे अपनी सेवा दे सकता हूँ, तो बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होगी। रेलवे काफी अच्छा सेक्टर है आप सभी के लिए। यानी कि रेलवे के एम्प्लॉय की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी ठीक ठाक होती है, ज्यादा बेटर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सैलरी के मामले में रेलवे काफी अच्छा है। ओवरऑल रेलवे के एग्जाम्स का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, लेकिन कंपटीशन काफी हाई रहता है। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज यहाँ पर अनसर्टेन होती हैं, कब कितनी वैकेंसीज आएगी इसका किसी को पता नहीं है। हालांकि रेलवे अभी काफी टाइम टू टाइम वैकेंसीज अपनी रिलीज कर रहा है, भले ही वैकेंसीज कम आ रही हो, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि कब तक ये वैकेंसीज आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं एसएससी की तरफ। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि हर साल आपकी वैकेंसीज रिलीज करता है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी की वैकेंसीज। एसएससी में टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती रहती हैं, बिल्कुल प्रॉपर इनका कैलेंडर है। और इसके अलावा वैकेंसीज भी आपको ज्यादा तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मीडियम वैकेंसीज आपको एसएससी में देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर ज्यादा है, आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हो। इसके अलावा आपको पता रहता है कि कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, इसका एग्जाम कब रहने वाला है। एसएससी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर रेलवे से तो आपको थोड़ा ज्यादा कंपटीशन मिलेगा, कंपटीशन के फील्ड में कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल है उसमें आपको थोड़ा ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि एसएससी में आपको इंग्लिश एंड जो मैथमेटिक्स है इस पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे एसएससी में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस तो है ही, साथ में इंग्लिश और हिंदी भी है। यानी इन दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कुछ वैकेंसी इसमें जो होता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। यानी रेलवे को आप बेसिक मान सकते हो, रेलवे में हर टाइप के स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जैसे जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, एसएससी में थोड़े क्लियरिटी वाले स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं। सैलरी की बात करते हैं एसएससी के लिए। देखिए एसएससी में भी सेम उसी तरीके से आपकी पोस्ट वाइज सैलरी डिपेंड रहती है, लेकिन ओवरऑल आप मान के चल सकते हो 35 से 45-50 हजार के बीच में आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकती है एसएससी में जॉब लगने के बाद में। एसएससी के एम्प्लॉयज की लाइफ स्टाइल किस टाइप की होती है, तो देखिए एसएससी जीडी को अगर हम छोड़ दें तो सभी जो पोस्ट हैं सभी में आपकी एक फिक्स ऑफिस की जॉब होती है, जिसमें फिक्स शेड्यूल होता है, उसी में आपको जाना है, उसी में आपको आना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीकली रेस्ट भी मिल जाता है। यानी कि लाइफ स्टाइल एक एसएससी एम्प्लॉय की काफी बेटर होती है फैमिली के हिसाब से। ओवरऑल एसएससी का जो एग्जाम का लेवल है मॉडरेट रहेगा, ज्यादा इजी भी नहीं, ज्यादा टफ भी नहीं। इसके अलावा स्टेबल लाइफ स्टाइल है, कंफर्टेबल आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। स्टेबल एंड कंफर्टेबल लाइफ आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप अपनी जॉब सेट करना चाहते हैं तो आपको किस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, क्या लाइफ स्टाइल एक बैंकिंग सेक्टर की रहती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो लिमिटेड होती हैं। और यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दो तरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। प्राइवेट बैंक्स की जो वैकेंसी है वो अलग आती है, गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं उनकी वैकेंसीज अलग आती हैं, वो खुद से अपने सब कुछ मैनेज करते हैं। तो दो तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको वैकेंसीज रेलवे और एसएससी के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी। वैकेंसीज टाइम टू टाइम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में आती रहती है। और सबसे बड़ी बात, इनका जो एक शेड्यूल होता है उसमें इनके एग्जाम्स भी हो जाते हैं,
रिजल्ट भी आ जाता है और 7 से 8 महीने के अंदर आपको अपनी पहली जॉब भी मिल जाती है अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो। यानी कि इनकी जो एग्जाम प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर आपको रेलवे और एसएससी से ज्यादा टफ एग्जाम निकालना होगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पर स्पीड, टाइम एंड एक्यूरेसी तीनों मैटर करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसके अलावा इंग्लिश और साथ में कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज एंड जो जर्नल बैंकिंग नॉलेज है वो होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो सबसे टफेस्ट एग्जाम आपका होता है इन तीनों सेक्टर में, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, उसमें बैंकिंग सबसे हाई पे है। बैंकिंग का पैटर्न, सिलेबस सब कुछ काफी अलग है, तो यहाँ पर एक एग्जाम का जो प्रेशर रहेगा वो काफी हाई रहेगा। तो यहाँ पर मोस्टली वही स्टूडेंट्स जाते हैं जो कि काफी अच्छे होते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स में। यानी कि ओवरऑल रेलवे, एसएससी, बैंकिंग से सबसे ज्यादा टफ मेरे हिसाब से बैंकिंग ही है। बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज की सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी लगभग 40 से 55-60 हजार के बीच में बन जाती है। सैलरी के मामले में बैंकिंग काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको बिल्कुल फास्ट प्रमोशंस भी देखने को मिलते हैं अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो। देखिए, बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात करते हैं, किस तरीके की इनकी लाइफ स्टाइल होती है। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, एक फिक्स शेड्यूल आपको रहेगा, जो शेड्यूल आपका बैंकिंग आवर्स का रहता है उसी में आपको वहां जाना है। इसके अलावा प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा। सभी जॉब्स के कंपैरिजन में बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर काफी ज्यादा होता है। मान के चल सकते हो कि आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो। बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफर भी काफी ज्यादा होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। ओवरऑल लाइफ स्टाइल काफी अच्छी है अगर सैलरी के हिसाब से हम बात करें तो। ओवरऑल बैंकिंग की बात करें तो हाई सैलरी, हाई प्रेशर और कम समय में जॉब लेने की एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं इन सभी का आपस में कंपैरिजन। तो देखिए, रेलवे की बात करें तो एग्जाम का लेवल आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, लेकिन कंपटीशन रेलवे में अब एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। एसएससी की बात करें तो बैलेंस्ड एग्जाम का लेवल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बैलेंस्ड प्रिपरेशन भी आपकी होनी चाहिए, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आप एवरेज से अच्छे परफॉर्म करें। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको हाई प्रेशर, सबसे हाई टफ एग्जाम, इसके अलावा हाई ग्रोथ, यानी इन तीनों का ये ओवरऑल आपका कंपैरिजन है। चलिए हाई टू लो कंपैरिजन कर लेते हैं इन सभी का। वैकेंसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज के मामले में रेलवे आगे है, फिर एसएससी और सबसे कम बैंकिंग में है। बात करें इनकी सैलरी की तो सबसे हाई सैलरी मिल सकती है आपको बैंकिंग में, फिर उससे कम रेलवे में और सबसे कम आपको एसएससी में। जॉब कंफर्ट की बात कर लेते हैं, सबसे हाई कंफर्ट एसएससी, उससे लो रेलवे और सबसे कम बैंकिंग में है। इसके अलावा हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं, किसमें सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा तो बैंकिंग में सबसे ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, उससे कम रेलवे में और सबसे कम एसएससी में। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की डिफिकल्टी की बात करते हैं तो सबसे डिफिकल्ट बैंकिंग, उससे कम एसएससी और सबसे कम सबसे इजी रेलवे, लेकिन कंपटीशन हाई। कंपैरिजन से आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो रेलवे पे जाओ, अगर आप एवरेज हो तो एसएससी पे जाओ, अगर आप फुल कॉन्फिडेंट हो अपने आप पर तो आप फिर बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा सकते हो। एक गलती मत कर देना कि तीनों के एग्जाम्स देने लग जाओ, नहीं तो सिलेक्शन कहीं पे भी नहीं होगा, बिल्कुल फोकस्ड आप नहीं रह पाओगे, कोई भी सिलेक्शन का चांस नहीं बचेगा, क्योंकि तीनों का एग्जाम का पैटर्न भी अलग है, एग्जाम का लेवल भी अलग है। एक एग्जाम को टारगेट करके चलो, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। 10 जगह अप्लाई करने से बेहतर है कि एक जगह आप पूरे फोकस के साथ में अपनी प्रिपरेशन करो। रेलवे में भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, एसएससी में भी मिलेंगे, बैंकिंग में भी मिलेंगे, लेकिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, 10 एग्जाम की करने के अलावा। बाकी आप अलग अलग एग्जाम दे सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन आप किसी एक एग्जाम की करो और उस एग्जाम को बिल्कुल निकाल के ही पीछे छोड़ो। एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने से ज्यादा मुश्किल है किसी एक एग्जाम को अपना टारगेट बनाना, और वो भी सही एग्जाम को टारगेट बनाना। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया और उस एग्जाम के पीछे अपना पूरा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर दिया तो फिर आपके कितने ही साल वहां पर बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए अपना डिसीजन अपने अंदर, अपने आप से पूछ कर लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है। इसलिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसे सेक्टर में से अपने लिए एक पर्सनल कोई सेक्टर चूज कर लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर इस एग्जाम को टारगेट करना है। बाकी आप किस एग्जाम को टारगेट करने वाले हो
क्या आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर से लगी होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए कर्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं कृष्णा, थैंक यू सो मच।